नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। देखिए, पहला प्रैक्टिस सेट आपका रहने वाला है जिसमें हम सभी लोग हिंदी भाषा का उद्गम और विकास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ये क्लास आपकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि टीजीटी, पीजीटी और जो भी एग्जाम है जिसमें भी हिंदी के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है, बताइए। दोस्तों, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को जो है बोली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, बोली जो है भाषा का एक क्षेत्रीय रूप है। भाषा का सबसे छोटा और सीमित रूप भी बोली ही है। इसको स्थानीय और क्षेत्रीय और आंचलिक बोली भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है फारसी प्रभाव के अंतर्गत किस शब्द से हुई है, बताइए। हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है फारसी प्रभाव के अंतर्गत किस शब्द से हुई है, बताना है आपको। हिंद, सिंधु, हिंदी या फिर हिंदवी। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंधु बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो, सिंधु शब्द से जो है हुई है। देखिए, हिंदी वास्तव में जो है फारसी भाषा का ही शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी भाषा जो है भारतीय परिवार की भाषा नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सी जो है भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मलयालम, मराठी, गुजराती या फिर हिंदी। देखिए दोस्तों, मलयालम जो है ये भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगर बात करें ये किस परिवार की है, तो द्रविड़ परिवार की है। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार की ये जो है भाषा है। ये जो है भारतीय परिवार की भाषा जो है नहीं है। देखिए दोस्तों, ये केरल, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की जो है राजभाषा के रूप में भी जानी जाती है। अगर पूछा जाए मलयालम जो भाषा है दोस्तों, ये कहाँ की राजभाषा है, तो लक्षद्वीप, पुडुचेरी और केरल राज्य की जो है राजभाषा है। देखिए, मलयालम को जो है 2013 में भारत की जो शास्त्रीय भाषा है इसके रूप में नामित किया गया था। कब? 2013 में। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, बताइए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? लगभग सभी को पता होगा, देवनागरी लिपि है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, इसका विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कई बार पूछा गया है इसका विकास किस लिपि से हुआ, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देखिए, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाओं की अगर बात करें तो संस्कृत है, पाली है, मराठी है, कोंकणी है, सिंधी है, कश्मीरी है, नेपाली है, गढ़वाली, बोडो। ये सभी जो भाषाएं हैं दोस्तों देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, बताइए। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, जयभट्ट के शिलालेख में जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। गुजरात के नरेश जयभट्ट के शिलालेख में जो है सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था 7वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। देखिए, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो भाषाएं हैं दोस्तों वो लगभग 120 भाषाएं। कितनी हैं? 120 भाषाएं हैं। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। दोस्तों, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है, बताइए। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है, तो पंजाबी भाषा की लिपि है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, गुरुमुखी लिपि जो है इसको जो है सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद ने मानकीकृत किया था। काफ़ी बार पूछा गया है। एक सिखों का धर्म ग्रंथ है ग्रंथ साहिब, वो जो है इसी लिपि में लिखा गया था। काफ़ी बार पूछा गया है कि सिखों का जो धर्म ग्रंथ है ग्रंथ साहिब ये किस लिपि में लिखा गया है, तो गुरुमुखी लिपि में जो है ये लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, पूछा गया है। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, बताना है आपको। तो आदर्श के रूप में हिंदी का सरकारी रूप जो है, या फिर केवल पढ़ने लिखने की हिंदी, साधारण बोलचाल की हिंदी। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, साधारण बोलचाल की भाषा जो है ये मानक हिंदी ही कहलाती है। देखिए, इसके अंतर्गत जो है जो इस्तेमाल किया जाता है वो शिक्षा व्यवस्था में, कार्यालय के काम में जो है, प्रशासन के कार्य में, वाणिज्य और समाचार पत्र लेखन के काम में जो है, कला और संस्कृत की विभिन्न विधाओं में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग मानक हिंदी कहते हैं। ठीक है, जो कि साधारण बोलचाल की भाषा इसका तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, बताइए। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, बताइए। तो भारोपीय बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए भारोपीय जो है इसको हम सभी लोग कहेंगे कि भारत यूरोपीय भाषा परिवार। पूरा नाम क्या है? भारत यूरोपीय भाषा परिवार। भारोपीय जो है ये इसी परिवार की भाषा है हिंदी। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
देखिए ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है भाषा परिवार है। अगर पूछा जाए भाषा परिवार दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है, तो यही है बहुरूपीय। और इसके अंतर्गत जो है 73% जो भाषाएं हैं वो इसी भाषा परिवार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। बताइए हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, अपभ्रंश से या फिर वैदिक संस्कृति से। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म जो है अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए हिंदी भाषा का विकास को जो है 3 चरणों में बांटा गया था, आदिकाल और मध्यकाल और आधुनिक काल। अगला प्रश्न आपका है, भारतवर्ष में हिंदी को जो है किस वर्ग में रखा गया है। बताइए भारतवर्ष में जो है हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है। तो किस वर्ग में रखा गया है, तो राजभाषा के रूप में जो है रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को, कब, 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है संविधान में जो है राजभाषा से जुड़े प्रावधान का वर्णन किया गया है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में ही मनाया जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी भाषा जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। बताइए कौन सी भाषा जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 11। तो पाली जो है दोस्तों ये संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। देखिए प्राचीन भारत में बोली जाने वाली जो प्रमुख भाषा थी यही, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा, पाली किस धर्म की भाषा है। पूछा गया पाली जो है किस धर्म की भाषा है, आप सभी को बताना है। प्रश्न नंबर 12, तो बौद्ध धर्म की ये शास्त्रीय भाषा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। किस धर्म की भाषा है, तो बौद्ध धर्म की ये जो है शास्त्रीय और धार्मिक भाषा भी मानी जाती है। पाली मागधी के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। बताइए किस लिपि से हुआ है। तो अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं दोस्तों उनका विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी लिपि है दोस्तों, सबसे पुरानी लिपियों में से एक मानी जाती है। इस लिपि में देवनागरी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम जैसी जो है आधुनिक भाषाएं, ये जो लिपियां हैं इसी लिपि से बनी हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी भाषा प्राचीन भाषा नहीं है। बताइए कौन सी भाषा जो है प्राचीन भाषा नहीं है। अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत या फिर पंजाबी। देखिएगा पंजाबी जो है ये प्राचीन भाषा नहीं है दोस्तों। पंजाब की आधुनिक भारतीय आर्य भाषा मानी जाती है ये। इसकी लिपि हम सभी ने अभी देखी थे, गुरुमुखी लिपि है दोस्तों इसकी। तो पंजाब की 2 उपभाषाएं हैं, पूर्वी पंजाबी और पश्चिमी पंजाबी। ये जो है प्राचीन भाषा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार किसने किया था। बताइए पंजाब में जो है हिंदी भाषा का प्रचार किसने किया था। सही उत्तर बताना है आपको। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सदल मिश्र, लल्लूलाल, राजा राम मोहन राय या फिर श्रद्धाराम फिल्लौरी। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। श्रद्धाराम फिल्लौरी ने जो है पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार किया था। देखिए श्रद्धाराम फिल्लौरी ने जो है हिंदी भाषा का प्रचार किया था। ये सनातन धर्म के प्रचारक थे, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संगीतज्ञ और साहित्यकार थे। इनका योगदान जो है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में काफ़ी रहा है। इनके अतिरिक्त अगर हम सभी लोग बात करें दोस्तों, तो डॉक्टर नरेश धीमन और डॉक्टर विनोद काला, डॉक्टर बलदेव सिंह, राजेंद्र नाथ, इन लोगों ने भी जो है हिंदी भाषा का प्रचार में अपना योगदान दिया है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं। बताइए हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः जो है कितनी बोलियां हैं, आप सभी को बताना है। तो 17 बोलियां हैं, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए इन 17 बोलियों को जो है 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। कितनी उपभाषाओं, 5 उपभाषा। उपभाषा अगर पूछेगा तो क्या रहेंगी, 5 उपभाषाएं, ठीक है। ये 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी की आदि जननी क्या है। बताइए हिंदी की आदि जननी क्या है, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत या फिर प्राकृत। सही उत्तर बताना है। तो संस्कृत जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, और हिंदी जो है इसी से हिंदी की उत्पत्ति हुई है, संस्कृत से। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। बताइए हिंदी खड़ी बोली जो है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। प्रश्न नंबर 18, सौर सैनी। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौर सैनी से। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक प्रमुख जो बोली
कौन सी है बताइए। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या फिर बांगरू। बताना है आपको। प्रश्न नंबर 19। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए ब्रजभाषा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक जो प्रमुख बोली है वो दोस्तों ब्रजभाषा है। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो भाषाएं हैं वो 5 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं। 5 भाषाएं हैं। इनमें से खड़ी बोली है और कन्नौजी है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है और हरियाणवी है। ये 5 भाषाएं हैं दोस्तों जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बताइए किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा या फिर काव्य भाषा। बताना है आपको। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ब्रजभाषा का प्रयोग जो है काव्य शास्त्रों में सर्वाधिक हुआ है, आप सभी को पता होगा, जो कि काफ़ी लोकप्रिय जो है रही है। सूरदास जी द्वारा भी जो है अपने काव्य जो ग्रंथ हैं उनमें जो है सर्वाधिक इसी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो जो ये हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा है दोस्तों, ये जो है काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध रही है। अगला प्रश्न देखिएगा, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में जो है कौन सी बोली प्रचलित है। बताइए कौन सी बोली प्रचलित है। प्रश्न नंबर 21। तो ब्रजभाषा बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रजभाषा जो है ये हिंदी की एक उपभाषा है ब्रजभाषा, जो कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में जो है प्रचलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बांगरू भाषा ज़्यादातर किस राज्य में बोली जाती है। बताइए बांगरू भाषा ज़्यादातर किस राज्य में बोली जाती है। तो सही उत्तर आपका हरियाणा हो जाएगा दोस्तों। हरियाणा के जो है कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र और करनाल जिलों में सबसे अधिक जो है यही भाषा बोली जाती है। इसका दूसरा नाम जाटू या फिर हरियाणवी भाषा भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौरवी जो है ये किस बोली का दूसरा नाम है। बताइए कौरवी किस बोली का दूसरा नाम है। सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम जो है ये है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। बताइए पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो 5 बोलियां हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। अगला प्रश्न देखिएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती। इनमें से कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। मैंने अभी इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं तो उनमें जो है मैथिली भाषा नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, खड़ी बोली के जन्म का समय जो है क्या माना जाता है। खड़ी बोली के जन्म का समय बताइए। 500 ईसा पूर्व के आसपास, 1000 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी के आसपास या फिर 1000 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। 1000 ईस्वी के आसपास जो है इसका जो जन्म है वो खड़ी बोली का माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है। बताइए कौन सी बोली जो है दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, कन्नौजी बोली जो है मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है। बताइए कन्नौजी बोली जो है ये मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है। तो फर्रुखाबाद में जो है मुख्य रूप से बोली जाती है कन्नौजी बोली। अगला प्रश्न देखिए, अवधी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। बताइए अवधी बोली जो है किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये आती है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती हैं उनमें से अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ये भाषाएं जो हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती हैं। हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। बताना है आपको जो है पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। अर्धमागधी, सौरसेनी, पैसाची या फिर मागधी अपभ्रंश से। देखिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। पूर्वी हिंदी का जो विकास है दोस्तों वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। देखिए यहीं पर अगर बात करें पश्चिमी हिंदी का विकास अगर पूछा जाए तो हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी जो है दोस्तों इसके अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। काफ़ी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है। बताइए किस वर्ग से है दोस्तों। तो पूर्वी हिंदी से है। देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमने बताया था 3 भाषाएं आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी।
तो यहाँ पर पूछा गया था बघेली भाषा का संबंध जो है तो पूर्वी हिंदी से हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बताइए। प्रश्न नंबर 3 काफ़ी महत्वपूर्ण है। बघेली बोली जो है ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो जबलपुर में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा, जबलपुर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी बोली जो है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? बताइए कौन सी बोली इनमें से जो है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेवाती, मगही, कन्नौजी या फिर बघेली। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेवाती जो है ये बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो है मुख्यतः 4 बोलियाँ आती हैं। कितनी आती हैं? 4 बोलियाँ आती हैं, जिनमें मेवाती है, मालवी है, जयपुरी है और मारवाड़ी है। तो 4 बोलियाँ हैं जो कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाड़ौती बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? बताइए। ये जो है किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत ये हाड़ौती बोली जो है आती है। देखिए ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है हाड़ौती बोली। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जयपुरी बोली का स्थानीय नाम क्या है? बताइए। जयपुरी बोली का जो है स्थानीय नाम पूछा गया है, इसका स्थानीय नाम क्या है? देखिए दोस्तों, जयपुरी जो बोली है इसका स्थानीय नाम ढूढ़ाड़ी है। क्या है? ढूढ़ाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये जो है राजस्थानी भाषा की बोली है। किस भाषा की बोली है? तो राजस्थानी भाषा की बोली है ये। और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए पूर्वोत्तर राजस्थान में ढूढ़ाड़ क्षेत्र में जो बोली है बोली जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, अहिरवाटी बोली कहाँ की है? बताना है। अहिरवाटी बोली जो है ये कहाँ की है? तो उत्तरी राजस्थान की ये बोली है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, उत्तरी राजस्थान की जो बोली है वो अहिरवाटी है। इसके अतिरिक्त जो है मेवाती भी है। कौन सी है? मेवाती है। हम सभी लोग बात करें पश्चिमी राजस्थान की तो इसके अंतर्गत मारवाड़ी और मेवाड़ी, तीसरी आपकी है शेखावटी। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन सी जो है उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? आप सभी को बताना है। कन्नौजी, जयपुरी, ब्रजभाषा या फिर खड़ी बोली। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जयपुरी जो बोली है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। जयपुरी ये राजस्थान की है। कहाँ की है? तो राजस्थान की है। अगला प्रश्न देखिए, पहाड़ी बोली कौन सी है? बताइए पहाड़ी बोली जो है कौन सी है? कुमाऊनी, करवी और हाड़ौती या फिर बंगारू। तो कुमाऊनी जो है दोस्तों ये पहाड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, कुमाऊनी जो है ये पहाड़ी है। इसके अतिरिक्त जो है 2 और जो गढ़वाली है, गढ़वाली, और तीसरी है आपकी मडियावली। ये जो 3 दोस्तों बोली हैं जो है ये पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती हैं आपकी। अगला देखिएगा, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? बताइए गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली यहाँ पर पूछा गया है कौन सी है? तो दोस्तों भोजपुरी बोली है। आप सभी को लगभग पता होगा ये प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। गाजीपुर, बनारस, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, इन सभी जिलों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है भोजपुरी बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका होगा। अगला देखिएगा, मगही किस उपभाषा की बोली है? बताइए मगही जो है ये किस उपभाषा की बोली है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है। तो बिहारी उपभाषा की ये बोली है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए बिहारी उपभाषा है, इसके अंतर्गत 3 भाषाएं हैं। एक है आपकी मगही, दूसरी आपकी है दोस्तों मैथिली, तीसरी आपकी है भोजपुरी। अगला प्रश्न देखिएगा, अंगिका किस राज्य की बोली है? बताइए अंगिका जो है ये किस राज्य की बोली है? प्रश्न नंबर 12 काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बिहार की ये बोली है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए बिहार और राजस्थान के कुछ भाग में जो है अंगिका जो है बोली जाती है। अंगिका को छैछू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है, तो इसको छैछू के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्वालियर की बोली कौन सी है? बताइए ग्वालियर की बोली कौन सी है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बुंदेली दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो है ग्वालियर की बोली है, बुंदेली। अगला प्रश्न देखिए, खसखुरा या गुरखावली भाषा कहाँ की है? सॉरी,
गुरखाली, बताइए खसकुरा और गुरखाली जो है ये भाषा कहाँ की है? खसकुरा का ही दूसरा नाम है गुरखाली। ये भाषा जो है नेपाल की राजभाषा है। इसको जो है नेपाली भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपाली। ठीक है, खसकुरा कह सकते हैं, गुरखाली कह सकते हैं या फिर नेपाली भाषा। तो ये कहाँ की है दोस्तों? नेपाल की ये राजभाषा है। अगला प्रश्न देखिए, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? बताइए ध्रुपद गायन का संबंध जो है किस भाषा से है? तो ब्रज भाषा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ध्रुपद जो दोस्तों गीत हैं वो ज़्यादातर जो है ब्रज भाषा में ही देखने को मिलते हैं, तो इनका संबंध जो है ब्रज भाषा से है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा, बिहार के मुंगेर ज़िले में कौन सी भाषा बोली जाती है? बताइए बिहार के मुंगेर ज़िले में कौन सी भाषा बोली जाती है? आप सभी को बताना है। बिहार के मुंगेर ज़िले में तो मैथिली बोली जाती है। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती हैं? बताइए पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती हैं? आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, लहंदा और पंजाबी जो है ये दो जो भाषाएं हैं ये पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। अगला देखिएगा प्रश्न है दोस्तों, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? बताइए बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बराचड़। देखिए दोस्तों, बराचड़ जो है ये सिंधी भारत के पश्चिमी हिस्से में और मुख्यतः जो है सिंध प्रांत में जो है बोली जाती है। तो अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली व मेरठ के आसपास की जो बोली है उसका क्या नाम है? दिल्ली और मेरठ के आसपास की जो बोली है दोस्तों वो खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गुजराती भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बताइए गुजराती भाषा जो है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सौर सैनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका है, सौर सैनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? बताइए आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास जो है वो किससे हुआ है? सही उत्तर आपको बताना है प्रश्न नंबर 21 का। किससे हुआ दोस्तों? तो अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो बताइए किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? प्रश्न नंबर 22 सही उत्तर आपका हो जाएगा मगही। देखिए बिहार की राजधानी जो पटना है दोस्तों मगही बोली क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? बताइए सिंधी भाषा का संबंध जो है किससे है? तो सिंधी भाषा का संबंध जो है बराचड़ से है। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र पूछा गया है, कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? तो छोटा नागपुर बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, बनारसी किसकी उपबोली है? बताइए बनारसी जो है ये किसकी उपबोली है? सही उत्तर आपका हो जाएगा भोजपुरी। तो भोजपुरी की जो है बनारसी उपबोली है। अगला प्रश्न देखिए, पौवारी किस बोली से संबंधित है? बताना है आपको पौवारी जो है ये किस बोली से संबंधित है? ब्रज भाषा, बुंदेली, खड़ी बोली या फिर अवधी? ये दोस्तों बुंदेली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा, किस बोली में ने उपसर्ग लगाया जाता है? बताइए किस बोली में जो है ने उपसर्ग लगाया जाता है? तो खड़ी बोली में जो है ने उपसर्ग लगाया जाता है। देखिएगा खड़ी बोली में इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे, मैंने, तुमने, हमने। तो इसमें जो है ने उपसर्ग लगाया जाता है खड़ी बोली में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो सर्वप्रथम किसने दिया दोस्तों? राजा राममोहन राय ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है किससे होता है? बताना है आपको। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है व्याकरण से होता है। नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? बताइए भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? आप सभी को बताना है। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को, परिनिष्ठ या मानक भाषा को, ग्रामीण भाषा को, कृत्रिम भाषा को? सही उत्तर बताना है दोस्तों। तो टकसाली भाषा जो है परिनिष्ठ या मानक भाषा को ही टकसाली भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मानक भाषा यह एक जो है सर्वसम्मत भाषा होती है। वैज्ञानिक समुदाय द्वारा भी इसको मान्यता प्राप्त होती है। इसके इस्तेमाल की बात करें तो सरकारी कामकाज, शिक्षा, कारोबार, किताबें और अखबार छापने के काम जो है जो भाषा आती है वही भाषा टकसाली भाषा आपकी होती है। अगला प्रश्न देखिएगा,
एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है, बताइए एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है। ये सभी प्रश्न आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चीनी भाषा परिवार को जो है एकाक्षरी भाषा परिवार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये जो है उन भाषाओं का समूह है जिनमें जो मूल शब्द होता है ज़्यादातर एकाक्षर होते हैं, इसलिए एकाक्षरी भाषा परिवार इसको कहा गया है। तो इसका तात्पर्य जो है चीनी भाषा से है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा जो वैज्ञानिक नहीं है, बताइए इनमें से कौन वैज्ञानिक नहीं है बताया गया है। सुनीत कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी, धीरेन्द्र वर्मा, जयशंकर प्रसाद। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद एक वैज्ञानिक नहीं, एक लेखक हैं हिंदी के। अगला प्रश्न देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बताना है आपको। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, पद, वाक्य या फिर शब्द। तो ध्वनि बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि है। देखिए राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर खेर। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाल गंगाधर खेर जो है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले जो है राष्ट्रपति थे, उन्होंने 7 जून 1955 ईस्वी को 7 जून 1955 ईस्वी को राजभाषा आयोग का गठन किया था। काफ़ी बार पूछा गया है कि राजभाषा आयोग का कब गठन हुआ है। तो इस प्रश्न में पूछा गया था इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम अध्यक्ष इसके जो है बाल गंगाधर खेर थे। देखिए सबसे पहले इसमें जो है सदस्यों की संख्या भी काफ़ी बार पूछी जाती है। तो 21 सदस्य थे इसमें। कितने सदस्य, 21 सदस्य थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है, बताइए भारत की संपर्क भाषा कौन सी है पूछा गया है। संस्कृत है, अंग्रेजी है, उर्दू है या फिर हिंदी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। भारत की संपर्क भाषा दोस्तों हिंदी है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए हिंदी ये संपर्क भाषा का जो आशा है दोस्तों, ये जो है जन भाषा से है। तो जन भाषा हिंदी है, इसीलिए संपर्क भाषा भी यही होगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी एक विशेषता भाषा की नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी एक विशेषता जो है भाषा की नहीं है। भाषा परिवर्तनशील होती है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, भाषा की विशेषता है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, ये भी सही है। देखिए भाषा पैतृक संपत्ति होती है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। भाषा जो है पैतृक संपत्ति नहीं होती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये भी जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है, बताइए दोस्तों कौन सी भाषा है। तो हिंदुस्तानी भाषा है। हिंदुस्तानी के अंतर्गत अगर उर्दू ऑप्शन मिल जाता तो बिल्कुल सही उत्तर आपका उर्दू हो जाता। ठीक है, यहाँ पर हिंदुस्तानी है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि कौन है। देखिए मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं। मैथिल का जो है आदि कवि विद्यापति को ही कहा जाता है। तो पूछा जाए मैथिल का आदि कवि कौन है, तो विद्यापति। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है, बताइए देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किस राज्य में माना जाता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। देखिए दोस्तों गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। गुजरात में जो है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग माना गया। अगला प्रश्न देखिएगा, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा 11 स्वर वर्ण है। इसी तरह से यहाँ पर देवनागरी लिपि में व्यंजन की बात करें तो 35 व्यंजन है। देखिए दोस्तों देवनागरी लिपि का इस्तेमाल जो है 120 से ज़्यादा भाषाओं में किया जाता है। ये काफ़ी बार पूछा गया है। 120 से ज़्यादा इस लिपि का जो प्रयोग है दोस्तों वो 120 से ज़्यादा भाषाओं में किया जाता है, लगभग में है ये। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 343 प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से जुड़े ही प्रावधान है। तो इन सभी को आप सभी लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस तिथि में हिंदी को जो है राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, बताइए हिंदी को जो है राजभाषा बनाने का निर्णय किस तिथि में लिया गया था। तो 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा, 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, बताइए किस विषय का वर्णन है दोस्तों।
तो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश इसमें दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए इससे पहले प्रश्न जो आपने पढ़ा है प्रश्न नंबर 12, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज़्यादातर आपका पूछा जा सकता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप सभी लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सी लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, बताइए कौन सी लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। सही उत्तर क्या होगा आपका 15 का बताना है आप सभी को। तो फारसी लिपि है दोस्तों, ये दाईं ओर से जो है बाईं ओर को लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है, बताइए। यूपी में जो है राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो हिंदी भाषा और उर्दू भाषा दोनों का जो है प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। कहीं कहीं पर उर्दू आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ हिंदी मिलेगा, तो आपका हिंदी भी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतिवर्ष कौन सा दिन जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 14 सितंबर सही उत्तर आपका होगा, ऑप्शन नंबर डी। 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी, बताना है आपको। 1952, 1953, 56 या फिर 58। देखिए दोस्तों 1956 ईस्वी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था, आप सभी को पता होगा। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में जो है भाषाई पुनर्गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था, तो साल 1956 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 भाषाएं हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए भाषा में अभिव्यक्ति को कितने रूप होते हैं, भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं, तो 3 रूप होते हैं। कहीं कहीं पर 2 रूप देखने को मिलेंगे, लिखित और मौखिक, लेकिन 3 रूप होते हैं दोस्तों, लिखित और मौखिक, और तीसरा सांकेतिक भाषा। अगला देखिएगा, ब्रजबुली के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है, बताइए ब्रजबुली के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है, तो पुरानी बांग्ला इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, बिहारी बांग्ला उड़िया असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, बताइए किस रूप से हुआ, तो मागधी से हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। राजभाषा से क्या अभिप्राय है दोस्तों, बताना है। राजभाषा से क्या अभिप्राय है, संविधान की भाषा, राष्ट्रभाषा, सरकारी कार्यालयों की भाषा, या फिर राज्य में बोलचाल की भाषा। देखिए दोस्तों सरकारी कार्यालयों की भाषा को जो है राज्य भाषा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा आपका। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए इसके अध्यक्ष कौन थे। आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए आचार्य नरेंद्र देव बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित देवनागरी लिपि जो सुधार समिति है इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। देखिए इसके गठन की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, गठन इसका 1947 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे, बताइए नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे। इसका गठन हमने बताया था 1947 में हुआ था, याद कर सकते हैं आप सभी लोग। अब पूछा गया इसके संयोजक कौन थे, श्रीनिवास काका कालेलकर, तो बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नागरी लिपि सुधार समिति इसके संयोजक जो है काका कालेलकर थे। अगला प्रश्न देखिए, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था, बताइए किसने सुझाव दिया था, तो सुनीत कुमार चटर्जी, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन्होंने जो है देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न देखिए, सितंबर माह में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया था, बताइए भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 27 काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो भोपाल में दोस्तों इसका आयोजन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए 10 से 12 सितंबर को 10 से 12 सितंबर 2015 को चौथा मनाया गया था, तो दोस्तों ये जो है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है, बताइए कौन सा राज्य नहीं आता है, तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। महाराष्ट्र ये मराठी भाषी राज्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। यहाँ की आधिकारिक भाषा भी जो है मराठी है, अगर पूछा जाए कौन सी भाषा है आधिकारिक, तो मराठी भाषा है। ये जो है हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी यूपी, झारखंड और बिहार ये तीनों जो है
हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृत किसकी भाषा है, बताइए। प्राकृत किसकी भाषा है? बौद्धों की है, जैनियों की है, आर्यों की है या फिर यहूदियों की है? प्राकृत जो दोस्तों भाषा है ये दोस्तों जैनियों की भाषा है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी आकृति की दृष्टि से इनमें से किस प्रकार की भाषा है? बताइए, हिंदी आकृति की दृष्टि से इनमें से किस प्रकार की भाषा है? तो श्लिष्ट योगात्मक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।